नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आ चुके हैं 3 अगस्त जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक करके जानेंगे। तो दोस्तों भारतीय डॉक्टरों के लिए यूएई में बहुत अच्छी खुशखबरी, सभी को गोल्डन वीज़ा देने के लिए यूएई हुआ तैयार। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूएनएससी में पीएम नरेंद्र मोदी के एजेंडे से डरा पाकिस्तान, चीन से लगा रहा है बचाने की गुहार। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट, तालिबान से निपटने के लिए नाटो देशों का बड़ा ऐलान, अब रहम की भीख मांग रहे हैं तालिबानी। अगली अपडेट में बताएंगे पेगासस के जरिए चीन रोक रहा भारत की तरक्की का रास्ता, वेबिनार का वीडियो जारी कर आरएसएस ने किया है दावा। जी हाँ, अगली अपडेट में बताएंगे भूगोल ही नहीं, इमरान खान का गणित और सामान्य ज्ञान भी है कमजोर, भारत की आबादी 1 अरब 300 करोड़ बता दिया है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच बमबारी में सिर्फ 6 सेकंड में तबाह हो गया है तालिबान का ठिकाना, ताबड़तोड़ हो रही है एयर स्ट्राइक। वहीं बड़ी अपडेट, गिलगित बल्टिस्तान को लेकर फिर से पाकिस्तान की पेट में मच गई है खलबली। क्या कुछ कर रहा है नया कारनामा, इसके बारे में भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। ईरान में पानी के लिए कोहराम, जी हाँ, सूख रहा है मुल्क, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज किया। दरअसल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही, भारतीय डॉक्टरों के लिए यूएई में बहुत बड़ी खबर, सभी को गोल्डन वीज़ा देने के लिए किया गया फैसला। जी हाँ, दरअसल फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने यूएई में रहने वाले डॉक्टरों को गोल्डन वीज़ा जारी करने के आदेश दे दिए हैं, जो यूएई में रहने वाले भारतीय डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ी और गुड न्यूज़ है। यूएई में रहने वाले तमाम डॉक्टरों को गोल्डन वीज़ा जारी करने के लिए गोल्डन रेजिडेंसी सर्विसेज की शुरुआत की गई है। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम के निर्देशों के बाद डॉक्टरों के लिए इन सुविधा की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि गोल्डन वीज़ा की सेवा के तहत डॉक्टरों और उनके परिवारों को 10 साल का रेजिडेंट वीज़ा दिया जाएगा, ताकि यूएई की पहचान वैश्विक मंच पर एक पसंदीदा गंतव्य स्थान के तौर पर बनाई जा सके और पूरी दुनिया में यूएई की इज्जत बढ़ सके। इसका मकसद वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और प्रतिभाओं को निखारना भी है। आईसीए के कार्यवाहक महानिदेशक मेजर जनरल सुहेल सईद अल खली ने कहा है कि यूएई के सभी डॉक्टरों और उनके परिवारों को गोल्डन रेजिडेंसी की पेशकश की गई है, जिसका मकसद उन डॉक्टरों की प्रशंसा करना और उन्हें धन्यवाद देना है जिन्होंने महामारी के इस कठिन वक्त में यूएई के लोगों की मदद की है। और उन्होंने कहा है कि यूएई में रहने वाले डॉक्टर ने कोविड वॉरियर्स की भूमिका निभाई है, लिहाजा देश उनका सम्मान करता है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। यूएनएससी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे से डरा पाकिस्तान, चीन से लगाएगा बचाने की गुहार। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अगस्त महीने में भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को अध्यक्षता करेंगे। लेकिन भारत को वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से डर गया है और पाकिस्तान सरकार के तरफ से इस डर का इजहार भी किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1 महीने के लिए काफ़ी हद तक कंट्रोल स्थापित हो गया है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ्रांस के बाद अब भारत ने अध्यक्ष का पद संभाल लिया है और भारत को रूस और फ्रांस से पूरा समर्थन मिल गया है। भारत अगले 1 महीने तक सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष रहेगा। आपको बता दें कि भारत 2 सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य और अंग्रेजी नाम के क्रम में हर अस्थायी सदस्य देशों के 1 महीने के लिए अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालते हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चीन, खास करके चीन से चीन से बचाने के लिए गुहार लगा रहा है इमरान खान। अगली अपडेट, तालिबान के खिलाफ नाटो देशों ने किया बड़ा ऐलान एकजुट होने का। जी हाँ, दरअसल तालिबान की बढ़ती ताकत के बीच नाटो अफगानिस्तान के सैनिकों के अब तुर्की में ट्रेनिंग मुहैया करा रहा है। दरअसल मिशन खत्म होने के बाद अफगानिस्तान के सैनिकों के लिए नाटो का अफगानिस्तान के बाहर ये पहला सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
अंकारा से मिली जानकारी के मुताबिक अफगान स्पेशल फोर्सेस के सदस्यों को बुधवार को ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए तुर्की भेजा गया। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के बाहर सैनिकों का नियमित ट्रेनिंग कार्यक्रम है। इस बीच आपको बता दें कि ब्रसल्स में नाटो के प्रवक्ता ने आर्मी ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू होने की पुष्टि की है, लेकिन सुरक्षा कारणों से स्थान या फिर अन्य विवरण पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। दरअसल डेली साबाह ने नाटो प्रवक्ता के हवाले से कहा है कि फंड के साथ राजनयिक सहयोग अफगानिस्तान को मुहैया कराया जाता रहेगा। देश के बाहर अफगान सैनिकों की ट्रेनिंग के साथ अफगानिस्तान सरकार को सहयोग जारी रहेगा। अफगान सैनिकों की ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी है। दरअसल 30 सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान सैनिकों का समर्थन जारी रखने का फैसला किया है। इसी क्रम में अफगानिस्तान सैनिकों को तुर्की में ट्रेनिंग मुहैया कराया जा रहा है। ब्रसल्स में जून में हुई मीटिंग्स के दौरान 30 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने आश्वासन दिया था कि वे सैन्य मिशन की समाप्ति के बाद भी अफगानिस्तान सरकार को सहायता मुहैया कराना जारी रखे। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, पाकिस्तान के भड़काने वाली हरकत चेतावनी के बावजूद गिलगित बाल्टिस्तान पर उठा रहा है बड़ा कदम। जी हाँ, दरअसल भारत ने शुक्रवार को ही पाकिस्तान को हिदायत दी थी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान जैसे वे इलाके जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं वो उसे फ़ौरन खाली कर दें। पहले इमरान खान की सरकार ने गैर कानूनी तरीके से पीओके में चुनावी नौटंकी की और अब खबरें हैं कि वो गिलगित और बाल्टिस्तान को अस्थायी तौर पर प्रांत का दर्जा देने के लिए कानून फाइनल कर चुका है। आपको बता दें कि इमरान सरकार पिछले साल से ही इन कोशिशों में लगी हुई है। इसके लिए उसने अपने विपक्षियों को भी साथ लिया है और सेना से भी इजाज़त ले रखी है। पाकिस्तान ने रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण गिलगित बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने के वाला कानून फाइनल कर लिया है, जबकि भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है और वे इन इलाकों पर गैर कानूनी तरीके से जबरन कब्जा कर रखा है। रविवार को आई खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने इसे अस्थायी प्रांत का दर्जा देने वाला कानून तैयार कर लिया बताया है, जबकि भारत बार बार ये कह चुका है कि इन इलाकों पे पाकिस्तान सरकार वहाँ की न्यायपालिका का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस पर जबरन कब्जा किया गया हुआ है और वे अवैध तरीके से उसके कब्जे में हैं। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक प्रस्तावित कानून के तहत गिलगित बाल्टिस्तान की सर्वोच्च अपीलीय अदालत को ख़त्म किया जा सकता है और क्षेत्र के चुनाव को पाकिस्तानी चुनाव आयोग के साथ मिलाया जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान के कानून मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि 26वां संविधान संशोधन विधेयक नाम से ड्राफ्ट बिल तैयार किया जा चुका है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को सौंप दिया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें इंडिया चाइना क्लैश। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पेगासस की जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है इसके पीछे चाइना का है। हाँ जी हाँ, आरएसएस ने किया बड़ा दावा। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत में जासूसी के पीछे किसका हाथ है, इस पर सरकार की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। इस बीच आरएसएस ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने पेगासस से जुड़े मिथकों को दूर करने का दावा किया है। इसमें बताया है कि कैसे पेगासस एक अन्य देश की मदद से चीन इसकी सहायता से भारत की तरक्की को रोक रहा है। गौरतलब है कि भारत में पेगासस जासूसी का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सदन कार्यवाही भी नहीं चलने दे रहा है। वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल लगातार इस पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। वीडियोस वेबिनार के साथ हैं आरएसएस के विश्व संवाद केंद्र द्वारा दक्षिण बंगाल में यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया है। न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक बंगाल में आरएसएस के वरिष्ठ नेता सिप्लव रॉय ने कहा है कि इसके पीछे बुनियादी विचार यही है कि लोगों को पेगासस के पीछे की असली अंसा बताई है। उन्होंने कहा चीनी जैसे विदेशी ताकतें पेगासस का इस्तेमाल अपने हितों के लिए कर रहे हैं और ये भी स्पष्ट है। और उन्होंने कहा है कि इस बात में नहीं पड़ रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, बस हम लोगों को पेगासस और इसके पीछे की साजिश के बारे में जागरूक रहना चाहिए। अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहाँ पर 6 सेकंड में ही तबाह हो गया तालिबान का ठिकाना। 250 के करीब आतंकी मारे गए। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान में तालिबानी दहशतगर्दों की वजह से स्थिति लगभग बिगड़ती जा रही है। जब से अमेरिकी सैनिकों की यहाँ से वापसी हुई है तब से तालिबान लगातार अपनी मौजूदगी वहाँ मजबूत करता आ रहा है।
तालिबानी हुक्मरानों का दावा है कि उसने 90% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। वहीं अफगानिस्तान सरकार इससे इनकार कर रही है। इससे अलग अफगानिस्तान सरकार ने तालिबानियों पर एयर स्ट्राइक किए जाने का दावा किया है, जिनमें करीब 2.5 आतंकियों के मारे जाने और 90 अन्य के घायल होने की भी बातें कही जा रही हैं। दरअसल अफगानिस्तान सरकार की माने तो उसने तालिबान के 254 आतंकियों को बमबारी में मार गिराया है। वहाँ की सरकार ने इस घटना का वीडियो भी जारी कर दिया। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे तालिबान के एक एयर स्ट्राइक की गई और वहाँ आतंकी छिपे थे। धुएं के गुबार के बीच सब कुछ जमी दोज हो गया। यही नहीं, बीते 24 घंटे के दौरान गजनी, कांधार, हेरात, फराह, जोजजान, बल्ख, सम्मागन, हेलमंद, तखर, कुंदुज, बलगाम, काबुल और कापिसा राज्य में एयर स्ट्राइक के बाद 254 तालिबानी आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें 97 आतंकी घायल भी हैं। दावा किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने राज्य की राजधानियों को घेर लिया है। रविवार रात उन्होंने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर और तालिबानियों के पूर्व गढ़ कंधार में हवाई अड्डे पर 3 रॉकेट भी दागे थे। अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, अफगानिस्तान वायुसेना ने 10 सेकंड में उड़ाया तालिबान का बड़ा ठिकाना, देखता रह गया पाकिस्तान। दरअसल आपको बता दें, मई की शुरुआत में अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से वापस जाने का फैसला किया था। इसके बाद से तालिबान वहां पर हावी हो रहा है। साथ ही उसने कई बड़े शहरों पर फिर से कब्जा जमा लिया है। हालांकि अफगानिस्तान की सेना लगातार मोर्चा संभाले हुए है, जिस वजह से कई बड़े प्रांतों में भीषण युद्ध चल रहा है। इसी बीच अफगान वायुसेना ने तालिबान को बड़ा झटका दिया है, वहाँ जहाँ उसके बड़े ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई हुई है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट करके बताया है कि कांधार प्रांत के झोर्राई जिले में तालिबान ने एक बड़ा ठिकाना बना रखा था, जिस पर सरकार ने वायुसेना को कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए थे। इसी के तहत आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उसे 10 सेकंड में उड़ा दिया गया था। इसका वीडियो भी जारी कर दिया गया। हमने आपको ये बताया कि कैसे किस तरीके से। इस बीच अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों, चीन के वुहान मीट बाजार से नहीं बल्कि लैब से लीक हुआ कोरोना। ट्रंप की पार्टी ने जारी की रिपोर्ट। दरअसल महामारी कोरोना की उत्पत्ति को लेकर एक बार फिर से चीन की चर्चा जोरों पे है। इस बार अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस वायरस की उत्पत्ति चीन में हुई थी। बता दें कि इसके पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना की उत्पत्ति को लेकर चीन को कटघरे में खड़ा किया था। इसके बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ट्रंप के स्टैंड पर कायम रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम कोरोना की उत्पत्ति को लेकर चीन के वुहान का दौरा कर चुकी है। जाहिर है कि इस रिपोर्ट में चीन को मिर्ची भी लगी होगी, लेकिन अब अमेरिकन रिपब्लिकन द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट में दावा किया गया कोरोना महामारी को जन्म देने वाले कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान लैब से हुई है। इस मुद्दे को लेकर पिछले साल से ही बहस हो रही है। तो दोस्तों, मीट बाजार से नहीं बल्कि लैब से लीक हुआ है कोरोना। ट्रंप की पार्टी ने रिपोर्ट जारी कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन की लैब से ये कोरोना जारी हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिससे फिर से घिर गया है चाइना। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, ईरान में पानी का भी संकट आ गया। जी हाँ, ईरान में पानी के लिए कोहराम मच गया है, सूखा पड़ गया। दरअसल आम लोग बिजली और पानी के लिए सड़क पर विरोध प्रदर्शन पर उतर चुके हैं। इन प्रदर्शनों ने देश में गहराते जल संकट को ध्यान खींचा है। दरअसल विशेषज्ञों ने कई सालों से खराब होती स्थिति के बारे में ध्यान दिलाया था और चिंता जताई थी। ईरान के जल संकट के लिए क्या जिम्मेदार है? दरअसल अप्रैल में ईरानी मौसम विज्ञान संगठन ने चेताया था कि एक अभूतपूर्व सूखा और बारिश में भारी कमी रहने वाली है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, म्यांमार के सैन्य नेता ने खुद को प्रधानमंत्री किया घोषित। चुनाव को लेकर कई बड़ी बात। जी हां, दरअसल म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद खूनी संघर्ष का दौर खत्म नहीं हुआ है। म्यांमार के सैन्य नेता मिन ऑन्ग हालिंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। रविवार को एक टेलीविजन पर जनरल मिन ऑन्ग हालिंग ने संदेश दिया है कि फिलहाल वो 2 साल के भीतर 2023 तक देश में चुनाव कराए जाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। इस दौरान संकट के राजनीतिक समाधान के लिए दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ सहयोग करने का काम करेंगे। आगे मिन ऑन्ग हालिंग ने कहा है कि फिलहाल हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष बहुदलीय चुनाव करने के लिए स्थितियां बनाने की जरूरत है। हमें इनकी तैयारी करनी होगी। बहुदलीय चुनाव कराने का मैं वादा करता हूं और इस अवधि के दौरान चुनाव की तैयारी करनी होगी। यहाँ चर्चा कर आपको बता दें कि मिन ऑन्ग हालिंग की घोषणा म्यांमार की अलोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार
को सैन्य तख्तापलट में उखाड़ फेंकने के 6 महीने बाद सामने आई है। हम चलते हैं अपडेट। भारतीय सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने विश्वास बढ़ाने के लिए हॉटलाइन स्थापित किया। जी हाँ, दरअसल भारतीय सेना और चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरीके की झड़प से बचने के लिए रविवार को उत्तरी सिक्किम क्षेत्र में एक हॉटलाइन स्थापित किया है। भारतीय सेना ने एक बयान में कहा है कि सीमाओं पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावना को आगे बढ़ाने के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खमदा दोगुजू में कोगराला है। उत्तरी सिक्किम और पीपल्स लिबरेशन आर्मी में भारतीय सेना के बीच एक हॉटलाइन स्थापित की गई है। भारतीय सेना ने ये भी यहाँ कहा है कि आयोजन 1 अगस्त 2021 को पीपल्स लिबरेशन दिवस के साथ हुआ है। आपको बता दें कि बल ने कहा है कि दोनों देशों के सशस्त्र बलों के पास ज़मीनी कमांडर स्तर पर संचार के लिए अच्छी तरीके से स्थापित तंत्र हैं। विभिन्न क्षेत्रों में यह हॉटलाइन इसे बढ़ाने और सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए एक लंबा सफ़र तय करती हैं। उद्घाटन से संबंधित सेनाओं के ग्राउंड कमांडरों ने भाग लिया और हॉटलाइन के माध्यम से मित्रता और सद्भाव के संदेश का आदान प्रदान भी किया है। अगली अपडेट पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जैश सरगना मसूद अजहर का मिला ठिकाना। FATF में बढ़ेगी इमरान खान की मुश्किलें। इस्लामाबाद एजेंसी FATF में ग्रे लिस्ट बचने की कोशिश में लगे पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुल चुकी है। एक बार फिर से साबित हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगार है और आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान में ही छिपा है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में रहता है, जिसकी सुरक्षा में पाकिस्तान के सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। इसी खुलासे के बाद पाकिस्तान के FATF से बाहर निकलने की संभावना अब और धूमिल हो गई है। ये रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर कार्रवाई करने के बजाय उसका पालन पोषण करता है। उसने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मसूद अजहर को अपने यहाँ छिपा रखा है। पाकिस्तान को FATF की ये ग्रे लिस्ट में शामिल होने के कारण करीबन $30 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है। आतंकवाद के वित्तीय मदद पर निगाह रखने वाले इस वैश्विक एजेंसी ने पाकिस्तान को 2008 में ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इस्लामाबाद स्थित तबादलाब नाम के एक स्वतंत्र थिंक टैंक ने अपने रिसर्च पेपर पर दावा किया है कि पाकिस्तान को वैश्विक राजनीति की कीमत चुकानी पड़ी है। दरअसल तबादलाब ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि 2008 से 2019 तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के कारण $38 अरब की GDP का नुकसान हुआ है और अभी भी आगे भी होने वाला है। इस तरीके से पाकिस्तान की हरकत को देखते हुए अगली अपडेट 3 तलाक पर रोक के दूसरी वर्षगांठ पर मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। हैं दरअसल 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर देश भर के विभिन्न संगठनों द्वारा रविवार को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस अवसर पर कार्यक्रम में भाग लिया है, जहां मुस्लिम महिलाओं ने इस प्रथा को एक आपराधिक अपराध बनाने वाले कानून को लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को तहे दिल से धन्यवाद दिया है। 1 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक की प्रथा को खत्म करने के लिए संसद में ट्रिपल तलाक बिल पारित किया है। तभी से इस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों ने 3 तलाक की शिकार हुई मुस्लिम महिलाओं से भी बातचीत की है। महिलाओं ने मंत्रियों से कहा है कि मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान, आत्मविश्वास को मजबूत किया है और 3 तलाक जैसी क्रूर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कानून लाकर उनके संवैधानिक अधिकारों को रक्षा की है। इस तरीके से मुस्लिम महिलाओं ने जमकर समर्थन कर दिया है भाजपा सरकार का। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें 56 साल बाद बांग्लादेश और भारत चिल्हाटी हल्दीबाटी रेल लिंक बहाल। जी हाँ, भारत और बांग्लादेशी मालगाड़ियों ने लगभग 56 साल बाद चिल्हाटी हल्दीबाड़ी मार्ग पर परिचालन फिर से शुरू कर दिया और इस रेल लिंक में भारत और बांग्लादेश के बीच 5वें रेल लिंक के रूप में फिर से शुरू कर दिया। तो दोस्तों बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।